टोटल इनकम में से उसने लेस किया ज़कात, तो ज़कात कितनी थी इसकी? 20,000 की। 20,000 की ज़कात आ गई, तो इसकी जो टैक्सेबल इनकम आ गई दैट इज़ 5,40,000। ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। आगे चलते हैं, जो बी था उसका इनकम फ्रॉम मदर सोर्स है 1,10,000, आई थिंक 3,10,000। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स आ रही थी 3,10,000 से। ये इसकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम में से लेस कर दो ज़कात। कितनी ज़कात थी इसकी? 22,000 की। 22,000 की इसकी ज़कात थी, तो 2,88,000। 2,88,000 इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। ये तो भी वो नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे ये चल रहा है सारा काम हमारा नॉर्मली। अच्छा, अब जरा फोकस इस पे करें, लिखे लिखे बाद में इस चीज को, वो टाइम दे दूंगा आपको। जब भी कभी इस तरह एओपी का सवाल आएगा तो हम एक वर्किंग करेंगे जिसका नाम होगा डिविजिबल इनकम। क्या होगा? डिविजिबल इनकम के नाम से एक वर्किंग होगी। डिविजिबल इनकम की वर्किंग क्या होगी कि ये जो हमारा इसकी इनकम है उसको हम डिवाइड करेंगे एओपी की। याद हो अगर आपको, जो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग क्या थी थ्रू रेशो 3, यही थी ना, ए और बी पार्टनर्स की, कल वो जो हमने सवाल पढ़ा। तो इसमें ये जो इसकी टैक्सेबल इनकम थी इसको हम डिवाइड करेंगे ए और बी में बेस्ड ऑन देयर शेयरिंग इन दी एओपी। तो इसका 8 लाख है, 8 लाख को डिवाइड कर दें हम, करें जरा ए के लिए 8 लाख क्या करेंगे? 2/5 इंटू 8 लाख, ए और बी। ए के लिए क्या बन जाएगी? 3,20,000, और उसके लिए क्या बन जाएगी? 4,80,000। $4,80,000। अब हमने क्या किया, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो टैक्सेबल इनकम ऑफ दी एओपी थी उसको हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन दी पार्टनर्स बेसिस ऑफ देयर रेशियो इन दी एओपी। तो इस इनकम को हमने उस पर डिवाइड किया। अब जब पार्टनर के पास ये इनकम आएगी यहां पे, हम यहां पे क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम तो हमने कैलकुलेट की थी लेकिन ये हमारी फाइनल टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बेसिकली एओपी के ऊपर यहां पे टैक्स लायबिलिटी बनी, एओपी ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दिया, अब उस इनकम को डिवाइड किया जा रहा है बिटवीन दी मेंबर्स और दी पार्टनर्स। अब प्रॉब्लम यहां पे आपको क्या नजर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? ठीक है, कर दें ऐसे है? कोई एनी पर्सन, कोई भाई क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये नजर आती है कि आपने यहाँ पे एओपी की इनकम पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, और इसी इनकम को डिवाइड कर दिया यहाँ पे और इधर भी ऐड करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सही है ना? तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या करेंगे, फिलहाल तो हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पढ़ा है। तो बेसिकली ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका डाला है, बी का कितना था? 4,80,000, ठीक है। ये कितनी होगी? 2,88 जमा 4 80, 6,80,000 7 60 768 7,68,000 7,68,000।
अब हुआ क्या है, जो बात अब यहां पे समझने वाली है वो ये है, ये टैक्सेबल इनकम एक नई टैक्सेबल इनकम आ गई, हाई टैक्सेबल इनकम आ गई, ज्यादा टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेट, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट, कौन सा रेट, टैक्स का क्या रेट लग रहा है इसमें, ठीक है। हमने यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट डाला, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट डालने के बाद एक नई टैक्सेबल इनकम आई, ये हाई हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट पर्पस, कि हम पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा। अब इसके ऊपर जरा टैक्स लायबिलिटी बनाए, 768 के ऊपर मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, 768 पे मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, $7,68,000 पे टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, कितनी, 12,600। इस पे टैक्स लायबिलिटी बनी जी हमारी 12,600। बल्कि इसको यहां नहीं लिखना, इसको हम इनर कॉर्नर में लिखें, क्योंकि ये जस्ट 12,600। अब बात आएगी कि जी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। जब आपने एओपी की इनकम डाल दी उसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर, तो उसकी टैक्सेबल इनकम राइज हो गई, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बन गई। समझ लग रही है बात, कि एओपी का जब शेयर उसकी टैक्सेबल इनकम पे डाला तो उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन गई। यहां पे जाके ये बी जो है वो चीखें मारेगा और कहेगा कि भाई जब मैंने यहां पे 8 लाख पे टैक्स दे दिया, तो मुझे यहां पे ये शेयर डाल के दोबारा ये वाला टैक्स क्यों दूं, ये वाला टैक्स क्यों दूं। इसके लिए फिर वो कहता है कि अच्छा यार तुम एक काम करो कि अगर तुम्हारा 12,600 का टैक्स बना 7,68,000 रुपए के ऊपर, तो तुम्हारा 2,88,000 पे कितना टैक्स पड़ेगा, 2,88,000 पे कितना टैक्स पड़ेगा, 4725। दिस विल बी माई टैक्स लायबिलिटी जो मैंने पे करनी है। समझ लगी, 12,000 ज्यादा टैक्स पड़ा ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। तो जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी उस पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। ये वाला जो टैक्स है 12,600, ये वाला टैक्स उस टैक्सेबल इनकम पे है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल है। ये वाली टैक्सेबल इनकम वो है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल है, ठीक है। तो हमें टैक्स लायबिलिटी कौन सी चाहिए, जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल है नहीं है, तो उस टैक्सेबल इनकम पे क्या टैक्सेबल लायबिलिटी हो, नहीं ना निकाल सकता। यही तो, इसलिए तो ये सारा प्रोसेस किया है कि अगर वो 288 पे डायरेक्ट निकाल लेता, ये एक तरह का उसने उसे टैक्स क्रेडिट दिया है। तो टैक्स क्रेडिट दिया इस तरीके से है कि अगर वो 288 पे निकाल लेता डायरेक्ट और इस तरह निकालता, तो फिर भी इसे इस तरह थोड़ा सा ज्यादा ही देना पड़ रहा है। 288 पे टैक्स बनता ही नहीं था, लेकिन इसके ऊपर वो कहता चलो ये शुक्र है कि 12,600 नहीं देना पड़ गया। हाँ जी, एसोसिएट पे उसने पे कर दिया है ना,
तो उसका जब प्रॉफिट शेयर उसके पास गया तो उसे कितना देना पड़ना था, 12,600, तो उसने उसको रिड्यूस करके 4725 कर दिया, टैक्स क्रेडिट दे दिया। यहां पे टैक्स क्रेडिट देने का अंदाज ये है। अब टैक्स वाला कहता है कि एओपी में आपने टैक्स ऐसे देना है और ऐसे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब जब वो कहता है तो अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों कहता है इस तरह तो मैं कह नहीं सकता उसे, उसे कह दिया कर दो, बस कर दो। भाई लगी समझ इसकी? 12,600 वाला टैक्स वो है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट शामिल है। 768 वो लाइबिलिटी है, टैक्सेबल इनकम है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल है। मुझे टैक्स लाइबिलिटी वो वाली चाहिए जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल ना हो, तो वो टैक्सेबल इनकम वो वाली लेंगे जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल नहीं है। तो इस वजह से हमने उसको, अब जो आएगी 4725, ये वो वाली लाइबिलिटी है जिसमें प्रॉफिट शेयर एसोसिएट का शामिल नहीं है। इसी तरह अब अगर हम इस सिचुएशन में आ जाएं, बेसिकली तो टैक्सेबल इनकम बन रही थी 5,40,000, लेकिन उसका जब शेयर इसे ट्रांसफर होगा तो वो कितना बना, 3,20,000। 3,20,000 आ गया ना, 3,20,000। अब इसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी, ये टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, फॉर रेट पर्पस, रेट ही आइडेंटिफाई करना है ना, फॉर रेट पर्पस। ये कितनी बन गई, 8,60,000। अब 8,60,000 वो वाली टैक्सेबल इनकम है जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट शामिल है। इसमें लाइबिलिटी पहले निकालें, क्या है, 19,500। टैक्स लाइबिलिटी 19,500। अब मुझे कौन सी टैक्स लाइबिलिटी चाहिए जिसमें उस टैक्सेबल इनकम पे जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शामिल, इसकी टैक्स लाइबिलिटी चाहिए। तो 19,500 का लाइबिलिटी अगर है 8,60,000 की टैक्सेबल इनकम पे, तो 5,40,000 पे क्या होगी, क्या होगी, 1,222। क्या हुआ, 1,222। अच्छा सॉरी, ये मैंने 11 लिखा हुआ। इसकी 90,500। ये गलत है, चलो शाबाश। टैक्स लाइबिलिटी 24,000 है, ये भी 24,000 आई। क्या निकली अब 15069। ये ले जी, दिस विल बी माई टैक्स लाइबिलिटी जो मैंने पे करनी है। जी लगी समझ सबको? कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करूंगा, अगर आप किसी का ग्रास्प नहीं हुआ कॉन्सेप्ट तो कर लें। सिंपल सी बात है कि हमने एक टैक्सेबल इनकम बनाई विदाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम मेरी फाइनल टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। इसमें मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ऐड किया तो मेरी एक रिवाइज्ड हाई टैक्सेबल इनकम आई। ठीक है, मेरी एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम थी 5,40,000, जब प्रॉफिट एसोसिएट का ऐड किया तो टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, 8,60,000। तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी निकाली, 8,60,000 पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी 24,000 रुपए की। यहां पे जो ए है वो कहेगा भाई ये 3,20,000 के ऊपर मैं ऑलरेडी यहां पे टैक्स दे चुका हूं एओपी में, तो ये 24,000 का टैक्स देना मेरा बनता नहीं है। वो कहेगा अच्छा तुम्हारा कितने पे देना बनता है,
यार मेरा तो 5,40,000 रुपये देना बनता है। अच्छा यार तो फिर कैलकुलेट कर लो, 8,60,000 के ऊपर अगर 24,000 लाइबिलिटी है तो 5,40,000 रुपये तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है? तो कहेगा जितने पे बनता है तुम्हारे नजदीक उतने पे कैलकुलेट कर लो। तो इट्स जस्ट अ लाइक ऑफ टैक्स क्रेडिट, यहां पे उसने टैक्स क्रेडिट दिया उसे। ये आपको बात याद है, टैक्स क्रेडिट्स के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी और उसके अंदर एओपी का एक आया था, मैंने कहा था एओपी के साथ पढ़ाऊंगा, वो यही है, वो भी यही है। जी कोई स्टूडेंट जिसे ये ना समझ लगी हो, तो एक ये वर्किंग थी जो हमने की जिसको हम कहते हैं डिविजिबल इनकम की वर्किंग। और ये पता नहीं क्या हुआ आईकैप को कि पिछले कुछ अरसे में ये उसे भी पता है कि एओपी थोड़ा सा टेक्निकल है और स्टूडेंट को आता नहीं होना, तो वो धड़ाधड़ इसको टेस्ट करी जा रहा है इस चीज़ों को, हैं ये पता नहीं हर अटेम्प्ट में ही ऐसा फील होता है। जब मैं भी पेपर देता था ना ऐसे ही फील होता था कि वो आईकैप ने सबसे मुश्किल चीज़ हमारे लिए रखी है। मैं तो बहुत पढ़ता था, बहुत बड़ा मैंने है, मेरी जॉब हो गई थी और क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी, तो मैं जॉब के बाद भी घर आके 6 घंटे पढ़ता होता था इफेक्टिव, 6-7 घंटे रात को 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ना। हाँ जॉब मेरी 6 बजे 5-6 बजे ऑफ हो जाता था, तो बहुत मेहनत करके ICA किया है। ये मैं तो कहता हूँ इट्स अ हार्ड वर्किंग एक टूल है। जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको मेहनत करनी पड़ती है एक सर्टेन लेवल तक जाने के लिए। तो बड़ी मेहनत से ICA किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आराम से नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये नहीं करते कि या नहीं होना, अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ चलते रहेंगे ना, कि मेहनत करते रहेंगे, अपनी गलतियों को ओवरकम करते रहेंगे, इवेंचुअली यू विल पास। ठीक है, इस क्लास में बैठा हुआ हर स्टूडेंट पास होगा अनटिल अनलेस वो खुद से CA करना छोड़ दे या वो अपनी गलतियों से सीखना छोड़ दे। ये 2 काम जिसने कर दिए वो बंदा पास नहीं होगा। बाकी हर स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है वो पास होगा। कोई पहले पास होगा, कोई जल्दी पास बीच में जाके होगा, कोई लेट पास होगा। सही है, तो विद डेडिकेशन अगर आप लगे हैं हर अटेम्प्ट में, खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ रह जाती है, अपनी गलतियों को ओवरकम करें, एक चीज़ के साथ स्टिक करें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन यही ऑब्वियसली अब यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं, किसी को एक चीज़ को ग्रास्प करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, किसी को 20 मिनट लगते हैं उसी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए। तो वो आपको अपनी इनर फीलिंग का पता होता है। ठीक है, कि मुझे जिस तरह आइडिया होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस करके और काफ़ी इन डेप्थ में जाके चीज़ों को देखना, तो एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इस वजह से फिर मेहनत भी उस तरह ज़्यादा करनी पड़ी। जॉब के साथ CA करना सबसे मुश्किल काम है, बल्कि आप लोगों को तो यही मैं कहूँगा कि विद इन आर्टिकल्स कोशिश करें क्वालिफाई करने की, क्योंकि बाद में टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा यार, इसके साथ एक क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर बाकिर का, मैं वो भी करवाना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 263 पे है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये जरा भेजते हैं ग्रुप में। ये भी भेज दें और यहाँ से भी ये भी भेज दें। इसका आंसर किधर है? ये है। ठीक है, ये वाला सफ़ा भी भेज दें, आंसर भी कुछ, हाँ दोनों भेज दें ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहे। ये भी भेज दें।
इनको बता दें, ये क्वेश्चन भेज दें, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे जाके वो वाले 2 सफों की। अब तो आई कैप ने माशाल्लाह स्टैपलेट भी बहुत अच्छा इंक्रीज कर दिया है, तो वैसे ही इंकरेजमेंट है। है क्या किया? 20,000 हाँ नहीं, क्वालिफाइड का तो ज़्यादा कर दिया, 85 कर दिया विद इन आर्टिकल्स अगर क्वालिफाई करते हैं। दुआओं से नहीं नहीं, दुआओं से भी नहीं होते, नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा, फिर भी पढ़ना फिर भी पड़ता है, टू सर्टेन लेवल, टू सर्टेन एक्सटेंट जाके तैयारी करनी पड़ती है। दुआएं ज़रूर रोल प्ले करती हैं, लेकिन जब कुछ पढ़ा हो ये क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा। बाकिर के नाम से क्वेश्चन आपके पास आया होगा, ये आप लोगों की बुक्स में भी होगा होपफुली, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, लेकिन अभी मैंने उसको थॉरली वहां पे देखा नहीं था। कली है? ऐसे नहीं आ डॉक्टर को रख देते हैं फिर मैं जो एक डेबिट का एटीट्यूड डेबिट करने नहीं